हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 12वीं के गणित का पेपर, जिसका कोड है 324EX। इस सेट का चौथा पार्ट है आज, और इससे पहले के पार्ट में हमने कुल 5 प्रश्न के सभी खंड को हमने हल किया है। तो आज हम उसके आगे के प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको सवाल दिखाते हैं, जो कि है सवाल नंबर 6 का पहला। ये सवाल है 6वां सवाल, और सवाल में दिया गया है ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करो जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि जोड़ने पर उनको 15 आना चाहिए और उनके जो वर्ग हैं वो न्यूनतम है, वर्गों का योगफल। तो इस सवाल को कैसे लगाना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक डालते हैं, जो कि है 6वें का पहला खंड, और सवाल में दिया था कि संख्याओं का योगफल 15 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो संख्याएं हैं, एक x है और एक 15 ऋण x है, क्योंकि इन्हीं को जोड़ के आपका 15 हो जाएगा। तो सवाल में है इनके वर्गों का योग न्यूनतम लेके आना है। तो अब इन संख्याओं के वर्गों का योग लिखेंगे, इसलिए संख्याओं के वर्गों का योग, एक होगा एक्स स्क्वायर और दूसरे का होगा 15 ऋण एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हम इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये वाई है। अब कहा वर्गों का योगफल न्यूनतम होना चाहिए। तो न्यूनतम या अधिकतम दोनों की कंडीशन में सबसे पहले हमें इसका अवकलन करके शून्य करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पे x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और इसका करेंगे अवकलन तो आएगा 2 15 -x, और x का रिटर्न करेंगे तो आएगा -1। या फिर इसको लिख सकते हैं 2x -2 15 -x, ये हो जाएगा 2x -30, और प्लस में माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2x। या कह सकते हैं कि ये हो गया 4x -30, जो कि है dy/dx, और dy/dx को हम y1 भी कहते हैं। तो चाहे तो आप इसको यही रहने दो, या फिर इसको हम नाम दे देते हैं y1। अब अधिकतम या न्यूनतम की कंडीशन में y1 की वैल्यू 0 होती है, और जब y1 0 होगा तो उसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अधिकतम या न्यूनतम दोनों इसमें होगा। अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए y1 बराबर 0, या 4x -30 इक्वल 0, या x इक्वल हो जाएगा 30/4 या 15/2। तो ये जो 15/2 है, इस पे वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो x आया है मैक्सिमम आया या मिनिमम? तो उसके लिए हमें दूसरी बार अवकलन करना होगा। तो इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने से, दोबारा अवकलन करेंगे तो ये y1 का दोबारा वाला जो अवकलन होता है उसको हम y2 से लिखते हैं।
और यहाँ 4x का केवल अवकलन होगा 4, जबकि 30 का पूरा खत्म हो जाएगा। तब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि y2 का मान धनात्मक है, यहाँ पे अगर x आता तो हम इस x की वैल्यू यहाँ ला के रख के देखते और देखते कि वैल्यू ऋणात्मक है धनात्मक। लेकिन चूंकि y2 x से स्वतंत्र है और पॉजिटिव आया, मतलब x का कुछ भी मान होगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसके पॉजिटिव होने से पता चलेगा कि जो x की वैल्यू हमने हल की है वो न्यूनतम मान के लिए आया। अगर यहाँ नेगेटिव आता और हम कोई वैल्यू रखते और वो वैल्यू नेगेटिव लेके चली जाती तो वो वैल्यू जो था वो अधिकतम के लिए होता। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर 15/2 पर संख्याओं के वर्गों का योग न्यूनतम होगा। इसलिए संख्याएं, एक संख्या x थी यानी 15/2 और एक था 15-15/2 यानी दोनों का मान सेम आएगा। ये हो जाएगा सवाल नंबर 6 के पहले खंड का जवाब। शुरू से हम आपको दिखा देते हैं, ये यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है और ये इसका पूरा का पूरा जवाब है। अब हम आपको दिखाते हैं छठवें का दूसरा खंड और ये सवाल है, देख सकते हैं कि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी 5 नंबर का है। ये सवाल है छठवें का दूसरा खंड। सवाल में दिया हुआ है वृत्त का समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। सबसे पहले इस समीकरण का मतलब समझते हैं। तो इस समीकरण का मतलब है कि वृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु है और वृत्त की त्रिज्या ए है। तो ए त्रिज्या का एक आपको रफली ऐसे इमेज बना लेना है और जहाँ पे उसकी त्रिज्या होगी ए और ये मूल बिंदु है और इसके पूरे यहाँ पे वृत्त के ऊपर हम पॉइंट एक्स वाई ले सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, हमें एक एलिमेंटल एरिया लेना है, ये वाला लेना है। और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम लिमिट रख करके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे चाहे तो कोई नाम लिख देते हैं, ABCD ये हमने लिया। वृत्त के अल्प भाग, एक हमने छोटा सा या लघु भाग लिख सकते हैं, ABCDA का क्षेत्रफल। एक छोटा सा हमने क्षेत्रफल लिया है और जिसको हम कह रहे हैं DA, छोटा मोटा एरिया। तो ये जो एलिमेंटल पार्ट होता है ये आयताकार यहाँ होगा, तो इसका मतलब ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ हम इस तरफ x को ले रहे हैं और इस तरफ y को ले रहे हैं। तो इस तरफ हमने छोटा मोटा एलिमेंटल लिखा है x, तो ये हो जाएगा y इंटू dx, ये हो जाएगा छोटा मोटा एरिया। लेकिन इसलिए वृत्त का एरिया यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो लिमिट होगी, ऐसे ही कुल 4 पार्ट हैं तो हम लिखेंगे 4, लिमिट लगाएंगे 0 से a तक, यहाँ 0 से a तक और y dx का कर देंगे समाकलन, जो आएगा उत्तर आएगा। यानी ये हो जाएगा 4 0 to a, y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं जो क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होती है, समाकलन क्या होता है, हम आपको वो बताते हैं। तो इसका समाकलन होता है a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए।
ये है इसका अवकलन। चाहे तो आप यहाँ ये सारे समाकलन यहाँ पे चाहेगा आप एक्स की जगह पे ए साइन थीटा मान के छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं, और लिमिट होगी यहाँ पे 0 to a। तो एक बार हम x की जगह पे a लिखेंगे और एक बार x की जगह पर 0 लिखेंगे। तो जब आप x की जगह पे 0 लिखोगे तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, केवल ये रहेगा। एक बार हम x की जगह पे a लिख के देखेंगे क्या बनेगा। तो ये हो जाएगा a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए। ये हो गया जब हमने ए रखा। माइनस करके एक बार हम 0 लिखते हैं एक्स की जगह पे, तो हो जाएगा a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/a। ये हो गया जब हमने 0 लिखा एक्स की जगह पे। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होकर ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म, लेकिन ये रह जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। ये एक रह गया। अब इधर क्या बचा, माइनस में इधर बचा a/2 और ए स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसका वर्गमूल होगा a, और यहाँ 0/a यानी 0 हो जाएगा, तो साइन 0 के 0। तो ये पार्ट खत्म हो गया। 4 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 जो है ये साइन 90 का मान है, तो साइन इनवर्स साइन हटाने के बाद यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस में ये यहाँ देखिए एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी, x यहाँ a/2 के बजाय यहाँ रहेगा x/2 यहाँ पे। तो x की जगह पे एक बार हमको a रखना है, ये हो गया बराबर बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a/2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/a माइनस 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा जब हम 0 लिखेंगे। तो ये पार्ट हो जाएगा 0 और हर जगह 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 आ जाएगा। देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये नहीं रहेगा, ऐसा ये गलत हो गया। तो यहाँ 2 का गुणा 2 में करेंगे आएगा 4, और 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा π स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा ये हो जाएगा सवाल नंबर 6 के दूसरे खंड का जवाब। यहाँ से पूरा सवाल हमने लगाना शुरू किया है, और ये उसका लास्ट में जवाब। अगला सवाल देखिए, सवाल है 6वें का तीसरा खंड। कहा है सदिशों ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। इस पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करो और उनके बीच के कोण की ज्यादा बताओ। अब देखते हैं अगला सवाल, जो कि है 6वें का तीसरा खंड। ये है, सवाल में दिया है सदिशों ए वेक्टर इक्वल 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। कहा है इस पर एक लंब इकाई सदिश बताओ और उनके बीच के कोण का साइन वैल्यू भी बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे हम हटा रहे हैं, और जो सवाल में दिया है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। सवाल है 6वें का तीसरा खंड। ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 2i कैप माइनस जे कैप के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप 4j कैप माइनस के कैप। कहा है इस पर लंब इकाई सदिश बताओ। तो दो रेखाओं पर एक साथ जो लंब होता है वो होता है उनके क्रॉस गुणनफल करने के बाद ही आता है, क्योंकि जो क्रॉस गुणनफल करने पर जो तीसरा वेक्टर बनता है वो वेक्टर दोनों वेक्टरों पर लंब होता है।
लेकिन हमें उस लंब की इकाई वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ स्टेप में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए हम लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। आप चाहे तो यहाँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी निकाल सकते हो, बस दिशा बदल जाएगी लेकिन वो लंबवत ही रहेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 -1 1, यहाँ हो जाएगा 3 4 माइनस। अब ये हो गया आई कैप, गुणा करेंगे -1 का गुणा -1 में 1, 4 का गुणा 1 में -4, माइनस जे कैप, 2 का गुणा -1 में -2 और 3 का गुणा 1 में तो हो जाएगा ये -3, 2 का गुणा 4 में 8 और ये हो जाएगा प्लस में 3। तो ये हो गया माइनस में 3 आई कैप और 2 और 3 5 माइनस और ये हो जाएगा प्लस में, और 8 और 3 हो जाएगा 11। ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों वेक्टरों के लंबवत सदिश है, लेकिन हमें इकाई सदिश निकालनी है। यहाँ पे लिखेंगे सदिशों पर लंब इकाई सदिश, उसको n कैप से लिखते हैं। तो इकाई सदिश निकालने के लिए हमें दिए गए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो हमारा वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसकी मैग्नीट्यूड बनेगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ऐसे ही जो आएगा उत्तर आएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे माइनस में 3 आई कैप, 5 जे कैप और 11 के कैप, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो 3 का मैग्नीट्यूड होगा 9 और 5 का 25, स्क्वायर करके जोड़ देना है बस, और 11 का हो जाएगा 121। या इसको लिख सकते हैं माइनस में 3 आई कैप, 5 जे कैप, 11 के कैप, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 और 5 6 9 15 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी ये हो जाएगा अपना 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 11 के कैप बाई रूट 155, ये हो जाएगा लंबवत इकाई सदिश। उसके बाद साथ में कहा था कि इन रेखाओं के बीच के कोण की ज्या भी बताओ, वो भी साइन में वैल्यू बताना है। तो आप चाहे काश में निकालो या साइन में, काश में निकालोगे तो साइन में बदलना पड़ेगा और साइन में निकालोगे तो कोई बात नहीं। तो आइए हम काश मॉडल से यहाँ पे लगा देते हैं। काश मॉडल से निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसका सूत्र होता है ए बी कास थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब हमें इनका डॉट गुणा करना पड़ेगा दोनों वेक्टरों का। तो दिखाते हैं डॉट गुणा कैसे होगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 6, ऋण 1 का गुणा 4 में करेंगे तो ऋण 4। तो यहाँ हम लिख देते हैं जो गुणनफल आएगा, या एक बार दोनों वेक्टर लिख देते हैं 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये था ए वेक्टर, डॉट बी वेक्टर था 3 आई कैप 4 जे कैप माइनस के कैप। और यहाँ ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए की जो मैग्नीट्यूड है, जो ये लाइन है उसकी मैग्नीट्यूड, तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू बी, बी वाले का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू होगा ये कास थीटा। तो ये 2 का गुणा 3 में 6 हो जाएगा, 4 का गुणा ऋण 1 में ऋण 4 और 1 का गुणा ऋण 1 में ऋण 1 बराबर, यहाँ होगा 2 का वर्ग 4, 5 1 6 और 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 में 25 1 26 इंटू हो गया कास थीटा। या यहाँ से लिख सकते हैं 4 1 5 जुट के जाएगा ऋण ऋण है, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा और ये अंडर रूट हो जाएगा 6 का 6 में 36, 6 में 12 3 15, 156 कास थीटा। या यहाँ से कास थीटा की वैल्यू आ गई 1 बटे अंडर रूट 156। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी,
साइन की वैल्यू होती है √1 माइनस कास स्क्वायर। ये हो जाएगा √1 माइनस कास वाले का वर्ग यानी 1 बटे करड़ी में 156 का वर्ग। तो करड़ी में 156 का वर्ग होगा 156 ही, उसका इधर वर्ग करेंगे तो 156 माइनस 1 155 नीचे रहेगा और 156 ऊपर हो जाएगा। तो इसका जवाब आएगा करड़ी में 156 बटे 155 और ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। ये है इसके कोड की साइन वैल्यू। अब इसके आगे का सवाल लगाते हैं। यहाँ से मैं एक बार पूरा सवाल दिखा देते हैं। छठवीं का तीसरा खंड है और ये इसका पूरा जवाब है। अब हम देखते हैं अगला इसका सवाल जो कि है छठवीं का चौथा खंड। तो सबसे पहले हम आपको सवाल दिखा देते हैं। छठवीं का चौथा खंड ये वाला सवाल है। यहाँ पे ए की वैल्यू दिया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो सिद्ध करो कि a टू दी पावर n इक्वल होगा cos n थीटा sin n थीटा बाई माइनस में sin n थीटा और cos n थीटा। ये सवाल दिया हुआ है। तो इस सवाल को हम यहाँ लगाएंगे नहीं, हम आपको केवल बता देते हैं। ये छठवीं का चौथा खंड ए की वैल्यू दी हुई है cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा ए टू दी पावर n को प्रूफ करना। cos n मतलब हर एक के सामने n लग जा रहा है, ये वाली वैल्यू आएगी ए टू दी पावर n की। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको ए पे पावर 1 मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए। तो अब ए इंटू ए के लिए क्या होगा cos थीटा sin थीटा पहला वाला अवयव और यह दूसरा अवयव। ऐसे ही हमें इसके सामने ठीक यही अवयव लिख लेना है। इक्वल हो जाएगा पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से cos का गुणा cos में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, sin का गुणा माइनस sin में माइनस में sin स्क्वायर थीटा। फिर cos का गुणा हमें करना है इस वाले लाइन में। तो cos का गुणा sin में हो जाएगा cos थीटा sin थीटा और sin का गुणा cos में हो जाएगा प्लस में sin थीटा cos थीटा। फिर यहाँ दूसरी वाली पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस sin का गुणा cos में हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा और फिर cos का गुणा sin में यहाँ होगा तो आएगा माइनस में sin थीटा cos थीटा। अब इस माइनस sin का sin में होगा तो आएगा माइनस में sin स्क्वायर थीटा और cos का cos में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आपने हमारे अवयव के सभी वीडियो देखे हैं तो आपको ये गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गुणा करने का जो तरीका है हमने अवयव में एक सेपरेट वीडियो बनाया है प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें पूरा सिखाया हुआ है। तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये होता है cos 2 थीटा और यहाँ sin थीटा cos थीटा जो आएगा माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा तो क्या माइनस में sin 2 थीटा का सूत्र। ऐसे ही ये है sin 2 थीटा का सूत्र और ये जो लिखा है ये लिखा है cos 2 थीटा। यानी यहाँ जब ए स्क्वायर हुआ तो यहाँ 2 ऐड हो गया। ऐसे ही एक बार आपको और क्या कर देना है ए क्यूब निकालना है जो कि होगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस में sin 2 थीटा cos 2 थीटा। इसके साथ हमें ए की वैल्यू लिखनी है और ए की वैल्यू है cos थीटा sin थीटा, मतलब यहाँ से जो गायब है। ये हो गया। अब आइए इसका गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ cos 2 थीटा का गुणा cos थीटा में तो हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू cos थीटा और sin 2 थीटा का sin में होगा तो आएगा माइनस में sin 2 थीटा और sin थीटा। फिर इसका गुणा यहाँ होगा तो cos 2 थीटा
साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ गुणा करेंगे माइनस साइन 2 थीटा कॉस थीटा और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस में साइन 2 थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे आएगा माइनस में साइन 2 थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा कॉस 2 थीटा। फिर इसी का गुणा यहाँ होगा तो ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा साइन 2 थीटा और प्लस में कास थीटा कास, ये हो गया। तो अब यहाँ पे ये लिखा है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी जैसा, तो ये हो जाएगा कास ए प्लस यानी 2 थीटा प्लस थीटा यानी 3 थीटा और ये लिखा हुआ माइनस में साइन माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन 2 कास थीटा और कास थीटा ये साइन थीटा कास 2 थीटा। तो ये लिखा साइन ए प्लस बी का सूत्र यानी ये हो जाएगा 3 थीटा। सेम यहाँ पे साइन ए कास बी कास ए साइन बी, यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी है तो यहाँ भी आएगा साइन 3 थीटा और यहाँ पे आएगा ये कास थीटा कास 2 थीटा और साइन थीटा साइन 2 थीटा यानी आएगा केवल कास 3 थीटा। तो आपने ये देखा कि जब यहाँ पे ए क्यूब आया तो यहाँ पे 3 3 आ रहे हैं तो लिखेंगे इसी प्रकार। अब हमेशा नहीं लगाना, आप एक बार लिख दोगे कि इसी तरह से ए टू दी पावर n इक्वल हो जाएगा कास n थीटा माइनस साइन n थीटा साइन n थीटा और कास n थीटा। और यहाँ पे दो सूत्र का इस्तेमाल हुआ, एक सूत्र हुआ है कास ए प्लस माइनस बी जिसका सूत्र होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी और एक सूत्र इस्तेमाल हुआ साइन ए प्लस बी जिसका होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन। इन्हीं दोनों सूत्रों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ नीचे के सवालों को लगाने में। तो यह सवाल नंबर 6 का चौथा खंड, यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है और ये इसका पूरा जवाब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 का 5वां खंड। ये है सवाल में है कि एक प्रश्न को ए और बी दोनों अलग अलग रूप से हल कर रहे हैं जिसमें से हल करने की प्रायिकता एक की 1/2 है और एक की है 1/3। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो उनमें से कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए उसकी क्या प्रायिकता होगी और कम से कम कोई एक हल कर ले उसकी क्या प्रायिकता होगी। ये दोनों सवाल आपको लगाने हैं। ये अगला सवाल है सवाल नंबर 6 का 5वां खंड दिया हुआ है। एक प्रश्न को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो उनमें से कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए और दूसरा है उनमें से कोई एक प्रश्न हल कर ले। दोनों बार आपको प्रायिकता निकालनी है। तो इसको साइड कर देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं सवाल। तो सवाल में दिया है एक प्रश्न हल करने की प्रायिकता एक प्रश्न हल करने की प्रायिकता, चलो उसको हम लिख देते हैं पी जो कि दिया हुआ 1/2। तो लिखेंगे ए के प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता, ना हल करने की प्रायिकता मतलब ए वाला प्रश्न नहीं हल कर पा रहा है उसकी प्रायिकता। तो उसको हम ऐसे मान लो दिखा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 ही आएगा। अब लिखेंगे बी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता। तो सवाल में दिया है बी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता है 1/3।
तो लिखेंगे बी के प्रश्न न हल करने की प्रयत्न। इसको चलो देखिए तो 3 हो जाएगा 1 - 1/3 यानी आएगा 2/3। यानी बी प्रश्न हल नहीं कर सकता, उसकी प्रायिकता 2/3 और ए प्रश्न हल नहीं कर सकता, उसकी प्रायिकता है 1/2। तो पहला सवाल, ए और बी दोनों के प्रश्न न हल करने की प्रायिकता। दोनों लोग प्रश्न न हल कर पाए उसकी प्रायिकता होगी 1/2 गुणे 2/3। तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1/3। सवाल नंबर 2, किसी एक के प्रश्न हल करने की प्रायिकता। कोई एक प्रश्न इसमें हल कर ले रहा है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? न हल करने की प्रायिकता को एक में से घटा देंगे तो आएगा 2/3। तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 6 के 5वें खंड का जवाब। यहाँ शुरू से है ये सवाल, ये पूरा सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इसका पूरा सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाने बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के सवालों के साथ।